उसके बाद हम लोग उसका क्लिनिकल मेथड पढ़े कि क्या क्या लक्षण बताएगा मरीज, सिम्टम, और हमारे पास आएगा तो हम क्या उसमें चेक करेंगे। उसमें था पाल्पेशन, पहला चीज़ क्या था उसमें, साइन में पहले देखना था उसको, तो देखना को अंग्रेजी में क्या कहा जा रहा था, इंस्पेक्शन। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या था, पाल्पेशन, छूना था, छू के देखना था। फिर परकशन था, ऐसे ठोक के बजा के देखना था कि एयर एंट्री कहाँ कहाँ जा रहा है। उसके बाद आस्पर्टेशन था, आला लगा के देखना था। तो वो चला 8-9 वीडियो। उसके बाद हुआ कि जितना 10-12 बीमारी मेन जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में है उसको हम लोग पढ़ लिया जाए। तो उसमें पहली ही बीमारी है निमोनिया। तो निमोनिया के अंदर हम लोग अभी तक एक एक करके अलग अलग जो कीटाणु निमोनिया करता है उसको अलग अलग हम लोग देख रहे हैं। तो पहला इसमें हम लोग देखे थे RSV, रेस्पिरेटरी सिंसियल वायरस की वजह से होने वाला ब्रोंकोलाइटिस निमोनिया। उसके बाद दूसरा देखे स्टेप्लोकोकस, फिर स्ट्रेप्टोकोकस के वजह से होने वाला निमोनिया, फिर हम लोग देखे माइकोप्लाज्मा के वजह से होने वाला निमोनिया। तो उसमें जो स्टेप्लोकोकस था और स्ट्रेप्टोकोकस था वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया था, और अब हम लोग बात कर रहे हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की। मतलब एक तरीके का खास समझ लो ना, ग्राम स्टेन एक ऐसा रंगने वाला पदार्थ है कि उस जिस बैक्टीरिया पे उसका रंग चढ़ जाता है उसको कहा जाता है कि ग्राम पॉजिटिव है, और जिस पे नहीं चढ़ता है उसको कहा जाता है कि ग्राम नेगेटिव है। ठीक है, तो एब्सियला निमोनिया जो है ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है जो कि रॉड से पेट होता है, सिलेंडर के आकार का, और नॉन मोटाइल होता है, चलता नहीं है। एंटेरोबैक्टीरियासी फैमिली का बैक्टीरिया है, और ये फैकल्टेटिव एनारोब है, मतलब बिना ऑक्सीजन के भी अपना काम चला लेगा। ऑक्सीजन मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो बिना ऑक्सीजन के भी अपना काम चला लेगा। इसके ऊपर एक पॉलीसैकेराइड का कैप्सूल होता है। इस बैक्टीरिया के दीवार पे पॉलीसैकेराइड का कैप्सूल होता है, और यही इसकी मेन ताकत होती है जो कि इसे शरीर में जाने के बाद हमारे शरीर के सिपाहियों से बचाता है। इसको मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल नहीं खा पाएंगे, ट्रेस ही नहीं कर पाएंगे उस पॉलीसैकेराइड की वजह से, इसको ऑप्सोनाइजेशन करके खा नहीं पाएंगे, और यही इसकी ताकत होती है। इसके कैप्सूल पे जो बाहरी दीवार है उसके ऊपर हेयर के तरह का स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको पिलाई कहा जाता है, और ये होस्ट सेल से, मतलब हमारे शरीर के अंदरूनी सेल के ऊपर चिपकने में मदद करता है। ये हम लोग के शरीर में जाने के बाद मुख्य तौर पे हमारे आयरन को खींच लेता है होस्ट सेल से, और खींच के सिडेरोफोर बनाता है अपने मेटाबॉलिज्म के लिए। अगर पैथोजेनेसिस की बात की जाए क्लेब्सियला की, तो ये हमारे मुंह में, स्किन पे और आंत के अंदरूनी दीवार पे नॉर्मली पाया जाता है, जहाँ की कोई बीमारी नहीं करता है। लेकिन जब भी मान लीजिए इसके लायक फेवरेबल कंडीशन मिला, फेवरेबल कंडीशन मतलब इसको उपयुक्त अवसर मिला, आपका इम्यूनिटी डाउन हो गया, मान लीजिए कि आपको ठंडा लग गया तुरंत,
या सरद गर्म हो गया, या आप उस समय चिंता और तनाव में हैं, तो इन सब स्थितियों में क्या होता है कि हम लोग का रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाता है, इम्यूनिटी कम हो जाता है। और यही बैक्टीरिया जो हम लोग के शरीर में नॉर्मल माने क्या है, सहजीवी के रूप में रह रहा है, ये घात कर देता है हम लोग के साथ। घात करके उस जो हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर हुई है उस समय का फ़ायदा उठा के ये हमारे शरीर में बीमारी कर देता है। खास करके जब पेशेंट वेंटिलेटर पे हो, उसको कोई कैथेटर पड़ा हो, मान लो तुम्हारा जो आईवी कैथेटर डालते हो उससे भी क्लेब्सिएला का इन्फेक्शन, तो कितना ज़रूरी है स्वाब लगाना। पूरा बड़ा एरिया में स्वाब लगाना चाहिए। और स्वाब लगाते हुए ध्यान क्या रहे कि जैसे मान लो कि ये तुम्हारा स्वाब है, तो ये रुई है, तो अब रुई तुमने ऐसे निकाला रुई के बंडल में से, तो अब जिधर तुम्हारा हाथ है, तो तुम्हारा हाथ तो साफ नहीं है ना जी, इस पे तो बैक्टीरिया होगा। तो इस एंड से जब रुई पकड़ लिए, तो अब स्पिरिट कहाँ गिराना है, अगले हिस्से में। और ये हिस्सा ध्यान रहे कि कहीं दूसरे जगह टच, किसी सरफेस को टच ना हो। इवन तुम्हारे उंगली से भी टच नहीं होना चाहिए। अभी नहीं कि यहाँ स्पिरिट लगा लिया, इधर से पकड़ के रगड़ रहे हैं, नहीं। आप जहाँ से पकड़ लिए उसके अगले सिरे पे स्पिरिट लगाइए, और स्किन सरफेस पे जब साफ करना है तो अंदर से बाहर की तरफ साफ करते हुए आना है। बाहर से अंदर की तरफ साफ क्या होगा, बाहर की तरफ के कीटाणु को लेके आप सेंटर में कर दिए और यहीं कैनुला डाल के उसको घुसा दीजिएगा कि जाओ ब्लड में जाके तुम इन्फेक्शन करो। तो क्या करना होगा, इसको बाहर की तरफ मूव कराना होगा। सबसे बेस्ट तरीका होता है सर्कुलर मोशन में ऐसे करते हुए चले जाइए बाहर की तरफ। और फिर एक बार जब ये सरफेस साफ कर दिए तो फिर किसी चीज़ से टच ना हो, उसके बाद कैनुला डालिए। और जो कैनुला है उसका देखते हैं कि तुम लोग टिप निकाल के रख देगा कहीं, है कैनुला रख देगा कहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। कैनुला पे टिप दिया ही उसी के लिए है कि उसका कवर लगा के रखो, एकदम लास्ट मोमेंट में हटाना है जब तुमको कैनुला डालना है। नहीं तो इसी तरीके का अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन करने वाला जो बैक्टीरिया होता है ये सब घुस जाएगा और बहुत खतरनाक होता है ये। अब मान लो ना कि चलो मेरा तो जो बिगड़ेगा वो बिगड़ेगा, मरीज का भी जो बिगड़ेगा बिगड़ेगा। तुम जिस दिन अपने यहाँ प्रैक्टिस करने जाएगा किसी काम में, अपना काम करेगा और उस दिन यही आदत रहेगा, तो पेशेंट क्या होगा, एगो नॉर्मल चीज़ के लिए तुम्हारे पास आएगा और बड़ा बीमारी लेके जाएगा। कोई आना चाहेगा तुम्हारे पास? तो इसीलिए क्या आप करते हैं वो ज़्यादा मायने नहीं रखता है, उसको कितना बारीकी और कितना अच्छा से करते हैं कि उसमें और कुछ दूसरा होने का चांसेस ना हो, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। कोई भी जो आप स्किन को तोड़ के कोई भी काम अंदर कर रहे हैं, सुई है, कैनुला है, कैथेटर है, वो इन्फेक्शन का बहुत बड़ा स्रोत हो सकता है। अंदर जाने के बाद क्लेब्सिएला जो है निमोनिया कर सकता है, ब्लड में इन्फेक्शन करेगा जिसको हम लोग बैक्टीरिया या सेप्टिसीमिया कहेंगे। वुंड इन्फेक्शन कर सकता है, घाव मान लो चीरा वरा लगा है टाका उका पे तो घाव बना देगा। पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन कर सकता है और दिमागी बुखार कर सकता है। ट्रांसमिशन इसका कैसे होता है, या तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से डायरेक्ट, 3-4 को आ गया है जी सब। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के द्वारा फैल सकता है, इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड चढ़ाने से या उसके ब्लड के कांटेक्ट में आने से हो सकता है, या किसी का हाथ कॉन्टामिनेट है क्लेब्सिएला से तो उसके हाथ से हैंड टू हैंड कांटेक्ट होने से हो सकता है। हवा के द्वारा क्लेब्सिएला
नहीं फैलता है। क्यों? नॉन स्पोर फॉर्मिंग है, स्पोर नहीं बनाता है, इसीलिए हवा के द्वारा नहीं फैलता है। फेफड़ा में इन्फेक्शन करेगा, निमोनिया करेगा उन लोगों में, खासकर जो लोग शुगर से पीड़ित हैं या अल्कोहल का सेवन करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होता है? कम होता है। डायबिटीज़ वालों का भी और अल्कोहल पीने वालों का भी। क्यों? डायबिटीज़ वाला को तो भाई शुगर, जो उसका मेन इम्यून सेल है WBC, उसको शुगर ही नहीं मिलेगा उसके सेल को, तो इसकी वजह से उस कमज़ोर रहता है वो WBC उसका। और अल्कोहलिक पेशेंट्स जो होते हैं उनमें क्यों इम्यूनिटी डाउन होती है ना? अल्कोहलिक पेशेंट में इम्यूनिटी डाउन होने का कुछ विशेष कारण होता है। खोजना आज तुम कि अल्कोहलिक पेशेंट में लो इम्यूनिटी का क्या वजह है। मैं कारण भूल रहा हूँ, एक बार सर्च करना। क्या लक्षण होगा अगर क्लेब्सियला निमोनिया होगा? तो सडन ऑनसेट हाई फीवर होगा, शॉर्टनेस ऑफ फीवर, दम फूलने लगेगा, खांसी होगा, रेड करंट जेली लाइक स्पुटम क्लेब्सियला में आ सकता है। लाल बलगम, तो तुम लोग तो खाली लाल बलगम का चीज में मानता है? टीबी में। तो आज से टीबी के साथ साथ एक और इन्फेक्शन याद कर लो, क्या चीज का? क्लेब्सियला का इन्फेक्शन होगा तब भी लाल ब्लड स्पुटम लाल आ सकता है। वो बच्ची आई थी ना गुठनी वाली, याद है? नहीं याद है? कल परसों भी आई थी वो दोबारा दिखाने के लिए। पहले दिन आई थी छठ से पहले, उसको लाल बलगम आ रहा था। यहीं से हम लोग उसको डीपी में उसका बलगम जांच के लिए भिजवाए। उसमें रहेगा तुम लोग तब न देखेगा। ब्लड स्ट्रीम के द्वारा अगर ये ब्रेन में चला गया तो मेनिंजाइटिस कर देगा, जिसका लक्षण होगा कि तेज माथा में दर्द, मिचली, चक्कर और बुखार, ये सब आएगा। पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन करेगा तो अगर जिसको कैथेटर पड़ा हो, पुलिस कैथेटर डाला हुआ हो, उन लोगों में क्लेब्सियला का इन्फेक्शन होने का चांसेस ज़्यादा होगा। ये जान लो कि क्लेब्सियला जो है ना, मतलब मौका परस्त बैक्टीरिया है, जैसे फंगस होता है। तो ये तभी बीमारी करेगा जब आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है या आपके शरीर के रोग प्रतिरोध में कोई सेंध लगा हुआ है, बाहर से कुछ कैथेटर वगैरह पड़ा हुआ है। तो अगर उस व्यक्ति को इन्फेक्शन होता है तो आपको क्लेब्सियला के बारे में सोचना चाहिए कि इसमें क्लेब्सियला भी हो सकता है। डायग्नोसिस की ये इसके अलावा हार्ट में भी इन्फेक्शन करता है और पेट में भी इन्फेक्शन करता है। बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस वगैरह बड़ा कॉमन है। तो फीडिंग ट्यूब डालने से पहले ग्लव्स नया हो और हाथ साफ हो, इसका विशेष ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक ना? क्योंकि नॉर्मली कहाँ मिलेगा? स्किन में, ओरोफैरिंग्स में, और वहाँ से उठा के आप लोग अगर स्टेरिलाइजेशन ना रखें प्रॉपर तो वहाँ से उठा के डाल दीजिएगा पेट में। तो पता चला कि एक बीमारी ठीक कर रहे थे या दूसरा बीमारी, तो इसका विशेष ध्यान रखना है। अरे हम कह रहे हैं, देखो मान लो आप फीडिंग ट्यूब डालना है तो 50 रुपये का ग्लव्स नहीं आता है, 20 रुपये का ग्लव्स आएगा, 5 रुपये का स्पिरिट लगेगा, हाथ धो लो। तो अब सोचो ना कि कोई बच्चा को अगर क्लेब्सियला हो गया इन्फेक्शन छोटी सी लापरवाही से, तो उसका तो जान पे पन आएगा, तो उसको बचाना भारी काम हो जाएगा। अभी पढ़ना एक एंटीबायोटिक के काम नहीं करता है, इस पर इतना खतरनाक ही है कि डायग्नोसिस कैसे होगा? तो जहाँ का इन्फेक्शन है वहाँ का सैंपल निकाल के आप कल्चर के लिए भेजिएगा। ब्लड का इन्फेक्शन लग रहा है तो ब्लड कल्चर,
बलगम आ रहा है तो स्पूटम का कल्चर कराया जाएगा, पेशाब में लग रहा है इन्फेक्शन तो यूरिन कल्चर कराइए। ऐसे ही अगर पेट में पानी इकट्ठा है, आपको क्लेब्सिएला का इन्फेक्शन सस्पेक्ट हो रहा है तो पानी ड्रेन करके भेजिएगा कल्चर के लिए, तो उसमें क्लेब्सिएला ग्रोथ आएगा। हम लोग के यहाँ तो सुविधा है नहीं, हम लोग CBC वगैरह कराएंगे तो उसमें TLC क्या होगा, बढ़ा हुआ आएगा। एक्सरे में, इसके एक्सरे में कैविटरी लीजन ज़्यादा मिलता है, मतलब फेफड़ा में कैविटी बना देगा ये। एक्सरे में अगर कैविटी बन जाएगा तो जो स्पॉट दिखेगा ना, स्पॉट में अच्छा कोई गड्ढा होता है, मान लीजिए एक गड्ढा है तो उसमें पानी नीचे होगा कि ऊपर होगा, पानी नीचे होगा और हवा ऊपर होगा, तो जो उसका लीजन आएगा फेफड़े में, वो लीजन कैसा आएगा, ऐसे गोल स्ट्रक्चर दिखेगा। कैविटी का एक फोटो इन लोगों को दिखा दो भाई एक्सरे में, एक्सरे में कैविटी कैसा दिखता है। क्लेब्सिएला का जो इन्फेक्शन है इस समय पूरे भारत के लिए बहुत बड़ा चिंता का चीज़ है, क्योंकि ये हॉस्पिटल्स में, बड़े बड़े हॉस्पिटल में होने वाला सबसे कॉमन इन्फेक्शन है और ये मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट पाया जा रहा है आजकल। मतलब वैसे तो कहा जाता है कि फर्स्ट लाइन ड्रग इसके लिए है कि सिफेलोस्पोरिन दीजिए। सिफेलोस्पोरिन में कौन कौन एंटीबायोटिक आता है, सिफोटैक्सिन, सेट्रेक्सोन, सिफोपोडॉक्सिन, सिफेपाइन, ये सब जितना सिफा से होता है वो सब आपको सिफेलोस्पोरिन ग्रुप का है। फ्लोरोक्विनोलॉन्स एंटीबायोटिक भी इसमें काम करता है। फ्लोरोक्विनोलॉन्स में क्या क्या आता है जी, कौन कौन एंटीबायोटिक, क्विनोलॉन में कौन कौन एंटीबायोटिक आता है, क्लेवाम बीटा लैक्टम ग्रुप का एंटीबायोटिक है। क्विनोलॉन्स में जितना ऑफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, स्पारफ्लॉक्सासिन, गेटिफ्लॉक्सासिन ये सब आता है, और उसी का फ्लोरो आइसोमर होता है फ्लोरोक्विनोलॉन्स, जिसमें गई लेवोफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन सब आता है। तो क्लेब्सिएला पे फर्स्ट लाइन ड्रग जो है सेफेलोस्पोरिन, फ्लोरोक्विनोलॉन ग्रुप। अमाइनोग्लाइकोसाइड में क्या क्या आता है, अमीकासिन, नेटिलमाइसिन, जेंटामाइसिन, टोब्रामाइसिन ये सब, और कार्बापेनम। कार्बापेनम में तुम्हारा मेरोपेनम, ये सब, इमीपेनम, ये सब आता है। बहुत सारा इसमें स्ट्रेन ऐसा है जो कि इन सब दवाइयों से रेजिस्टेंट होता है, ये सब दवाइयाँ उस पर काम नहीं करती हैं। इन लोग को हम लोग ESBL कहा जाता है, एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टेमेजेस। ये सब बीटा लैक्टेम, ये सब जितना एंटीबायोटिक है ना, ये सब बीटा लैक्टेम रिंग पे बना होता है। बीटा लैक्टेम रिंग को तोड़ने वाला एंजाइम रखता है बैक्टीरिया, वो रिलीज करा के वो दवाई का असर क्या कर देगा, बेअसर कर देगा। तो उस स्थिति में इन कीटाणुओं को ESBL कहा जाता है, एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टेमेजेस प्रोड्यूसिंग क्लेब्सिएला। तो उस स्थिति में इस पे काम क्या करेगा, कार्बापेनम। और बहुत सारे स्ट्रेन ऐसे हैं जिन पे कार्बापेनम भी काम नहीं करता है, तो फिर उन पे क्या चलता है, कोलिस्टिन सल्फेट, TG साइक्लिन, फॉस्फोमाइसिन, ठीक है। तो सोचिए कि एक छोटा सा चूक कहाँ लेके जाएगा। ये है पूरी कहानी क्लेब्सिएला महाराज की। तो हम लोग को तो ऐसे सोचना नहीं है, तो हम लोग ऐसे पढ़ लिए माइक्रोबायोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से। हम लोग को ये सोचना है कि अगर निमोनिया वाला पेशेंट आ रहा है तो हम, या बुखार वाला पेशेंट आ रहा है तो हम उसमें कब सस्पेक्ट करेंगे कि इसको क्लेब्सिएला निमोनिया है या क्लेब्सिएला का इन्फेक्शन ब्लड में हुआ है, कब, क्या स्पेशल लक्षण होगा जिससे हम लोग सस्पेक्ट करेंगे, बता।
रेड स्पूटम आना, चलो एक तो पॉइंट है कि रेड स्पूटम आएगा, हर बार थोड़ी आएगा, हर बार नहीं आएगा। बहुत तेज बुखार है। बहुत तेज बुखार स्टेप्लोकोकस में भी आता है। खास चीज बताओ। एल्कोहलिक होगा पेशेंट या डायबिटिक मतलब कोई भी इम्यून सिस्टम उसका कहीं ना कहीं से ब्रेक डाउन में है, और कोई बाहर से कैथेटर वैथेटर पड़ा हुआ है, तो ऐसे पेशेंट में हम लोग क्लेब्सिएला का इन्फेक्शन सस्पेक्ट करेंगे। और कौन सा इन्फेक्शन सस्पेक्ट करेंगे अगर बाहर से कैथेटर वैथेटर पड़ा हो तो? स्टेफ्लोकोकस अभी पढ़े हम लोग, स्टेफ्लोकोकस भी उसमें सस्पेक्ट छपा है। उसके अलावा हॉस्पिटल एक्वायर्ड जो भी निमोनिया होगा, निमोनिया को एक इस आधार पे भी बांटा जाता है। निमोनिया को हम लोग एक तो आधार बांटे हैं कि कौन सा हिस्सा इन्वॉल्व है। लोब इन्वॉल्व है तो लोबार निमोनिया होगा, लोब्यूल इन्वॉल्व है तो लोब्यूलर निमोनिया होगा, ब्रोंक्यूल इन्वॉल्व है तो ब्रोंक्यूलर निमोनिया होगा, ब्रोंकस का इन्वॉल्वमेंट है तो ब्रोंको निमोनिया होगा। तो एक तो कौन सा हिस्सा इन्वॉल्व है उसके आधार पर बांटा गया है। दूसरा कौन सा कीटाणु इन्फेक्ट कर रहा है उसके आधार पर बांटा गया है कि वायरस करेगा तो वायरल निमोनिया, बैक्टीरिया करेगा तो बैक्टीरियल निमोनिया, फंगस करेगा तो फंगल निमोनिया। एक तीसरा क्लासिफिकेशन निमोनिया का होता है कि निमोनिया कम्युनिटी से लेके आया है। मतलब कम्युनिटी मतलब अपने जहाँ वो रहता है अगल बगल के लोगों से लेके आया है निमोनिया का इन्फेक्शन, तो उसको कहा जाएगा कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। और एक होगा हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया, कि मतलब पेशेंट मान लो जॉन्डिस के लिए भर्ती हुआ तुम्हारे पास, न्यूनेटल जॉन्डिस के लिए भर्ती हुआ और यहाँ से इन्फेक्शन उठा लिया और उसको छाती में निमोनिया हो गया, तो क्या कहा जाएगा? उसको कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया कहा जाएगा कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया कहा जाएगा? उसको हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया कहा जाएगा। और जहाँ हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया होगा वहाँ पे सबसे पहला सस्पिशन किसका होगा? क्लेब्सिएला का। या हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन हो, उस स्थिति में भी फर्स्ट सस्पिशन किस पे जाना चाहिए? क्लेब्सिएला पे। तो इसका विशेष ख्याल रखना है। बाकी तो कहानी है, कहानी की तरह जानिए।